ये कहानी है हमारे हीरो फेंगहान की, जो कि बचपन से एक स्लेव की तरह पैदा होकर बड़ा हुआ। लेकिन फेंगहान को एक गुलामों वाली जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो मार्शल आर्ट की दुनिया में अपना नाम करना चाहता था, मगर ये एक स्लेव के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पर दूसरी तरफ फेंगहान को खुद पर पूरा भरोसा था। वो दुनिया से छुपकर मार्शल आर्ट की कड़ी मेहनत करता रहा और फिर एक दिन किस्मत से फेंगहान को दुनिया की सबसे पावरफुल फॉरबिडन टेक्निक मिल गई, जिसको हर कोई हासिल करना चाहता था। इन नई पावर्स की वजह से फेंगहान मार्शल आर्ट्स की दुनिया का नया किंग बन जाता है। सो बिना कोई वक्त जाया करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक एल्डर को देखते हैं, जो गोल्डन फेदर को अपनी खास डिसाइपल के फोरहेड में डालते हुए कह रहे थे कि फांग किंगशुई, तुम बहुत ही यंग एज में अवतार रियल में दाखिल हो चुकी हो और तुम्हारे इसी टैलेंट को देखकर तुम्हें हमारे सिख के ऑथेंटिक डिसाइपल में प्रमोट कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी कल्टीवेशन को इसी तरह से आगे लेके जाओगी। अब मैं तुम्हें यू हुआ एसेंशियल स्क्रिप्चर पास करता हूँ, जिस पर किंगशुई कह रही थी कि मास्टर, मैं हमेशा आपकी टीचिंग पर फोकस करके कड़ी मेहनत करूंगी ताकि हमारा सिख बुलंदियों को छू पाए। साथ ही मैं हमारे सिख की टेरिटरी को भी एक्सपैंड करने की कोशिश करूंगी। जिस पर मास्टर कहते कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। खैर, मैं तुम्हें जीडियन पिक दे रहा हूँ। आज के बाद वही तुम्हारा घर होगा। वहाँ पर कोई नहीं है जो तुम्हें डिस्टर्ब करे, तो तुम आराम से प्रैक्टिस कर सकती हो। जिस पर किंगशुई उनका शुक्रिया अदा करते हुए कह रही थी कि मास्टर, मेरी एक रिक्वेस्ट है। दरअसल मैं एक बार अपने घर जाना चाहती हूँ ताकि मेरे फादर से अलविदा कह पाऊँ। पता नहीं फिर आगे चल के कब उनसे मुलाकात होगी। साथ ही मुझे 2 सर्वेंट्स की भी जरूरत है जो एलिक्सर बनाएंगे और स्पिरिट बेस का ख्याल रखेंगे। इससे मुझे कल्टीवेशन पर फोकस करने में मदद मिलेगी। तो मास्टर तुरंत ही उसे घर जाने की परमिशन दे देते हैं। अब हमें फैंग रेसिडेंस दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे डिसाइपल मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे और वहीं पर हम एक सर्वेंट को देखते हैं जो चुपके से इन लोगों की हर एक मूव को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी वहाँ पर उनका मास्टर जीशान आ जाता है। उन सभी डिसाइपल को बता रहा था कि मार्शल आर्ट में 9 ग्रेड्स और 18 लेवल्स होती है और वैसे ही हमारे फिजिकल कल्टीवेशन के भी 3 लेवल है, जिसमें है हेल्थ प्रिजर्वेशन, दूसरी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट और तीसरी है मूवमेंट। जिसके बाद एक बंदे को फाइट के लिए बुला लेता है। वो 2nd लेवल का कल्टीवेटर था। मास्टर उसे अटैक करने के लिए बोल रहे थे, तो वो बंदा तुरंत ही अपनी सीखी हुई मूव्स का यूज करके मास्टर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। मगर मास्टर ने तो एक ही को नहीं मार के उसे दूर पुश कर दिया था। मास्टर इन सबको बता रहे थे कि ऑर्डिनरी लोग 7वें लेवल तक भी अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि ये उनके लिए काफी डिफिकल्ट है। अगर तुम लोग कड़ी मेहनत करके 5वें लेवल पर भी पहुंच जाओ तो भी बहुत पावरफुल बन जाओगे। अभी भी मैंने इस बंदे पर जो एल्बो अटैक किया है वो 5वें लेवल की पावर का था। अगर मैं 8वें लेवल की पावर का यूज करता तो अभी ये जिंदा नहीं होता। जिसके बाद मास्टर सबको बताते कि 8वें लेवल के बाद 9वीं लेवल साइकिक है और 10वीं लेवल है डेइटीज यानी कि गॉड लेवल। फिलहाल मैं कल्टीवेशन के 8वें लेवल पर हूँ। अगर मैं कड़ी प्रैक्टिस करके 10वीं लेवल तक पहुँच गया तो फिर मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। 10वीं लेवल वाला कल्टीवेटर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसकी बॉडी को 5 घोड़े मिलकर भी चीर नहीं सकते। ये सब उस सर्वेंट ने भी सुन लिया था। वो कहता है ये तो इम्पॉसिबल है। इधर मास्टर बताता है कि 10वीं लेवल लिमिट नहीं है, बल्कि ये तो बिगिनिंग है। इसके बाद आती है अवतार रेल्म। दरअसल 10वीं लेवल को अचीव करने के बाद तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है, जिससे तुम्हारा दिल ढेर सारा ब्लड ब्रेन को भेजने लगता है और इसी से तुम्हारे अंदर सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती है। लेकिन तुम्हारी बॉडी अगर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर तुम्हारा दिल कमजोर पड़ जाएगा, जिससे तुम्हारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा और धीरे धीरे करके वो सारी सुपर नेचुरल पावर्स गायब हो जाएगी। और तब इससे बचने का एक ही रास्ता है, जो कि है अवतार रेल्म। अवतार स्टेज के लोग फायर एंड वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं। वो आसमान में फ्लाई करते हैं और साथ ही अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से किसी को भी खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब है कि तुम एक इमॉर्टल बन जाओगे। तो अगर तुम में से कोई भी अवतार रेल्म तक पहुंच पाया तो डेफिनेटली हमारे फैंग घराने का मास्टर बनेगा। ये सुन के तो वहाँ मौजूद डिसाइपल काफी चौंक गए थे और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। इसका नाम किंग वेई था। उसके आते ही सभी लोग उसके सामने नील करने लगते हैं। वो कह रही थी कि तुम सभी फैंग फैमिली के मेंबर्स हो, इसलिए तुम्हें इनर कोर्ट में ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है। बाकी किसी भी सर्वेंट के पास ये सुनहरा मौका नहीं है, इसलिए अच्छे से मेहनत करो। अगर तुम लेवल अप कर पाए तो हमारी फैमिली तुम्हें काफी हाई पोजीशन और ढेर सारा ट्रेजर देगी। इससे तुम्हारी लाइफ काफी आसान हो जाएगी। और तभी किंग वेई का सर्वेंट वांग सबसे कह रहा था कि चलो चलो जल्दी से सभी मिस का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि इन्होंने तुम्हें काफी मोटिवेट किया है। तो सभी बंदे उसे थैंक यू बोलने लगते हैं। इधर वो सर्वेंट भी कह रहा था कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा और फिर एक दिन इस गुलामी से आजाद हो जाऊंगा। अब वांग किंग वेई को बता रहा था कि मिस किंगशुई घर आने वाली है, तो प्लीज हंटिंग से जल्दी वापस आना। ये सुन के तो फांगहान बहुत डर जाता है। वो कह रहा था कि अरे मैंने तो स्नोई को खाना भी नहीं खिलाया। दरअसल स्नोई किंग वेई के हॉर्स का नाम था, इसलिए वो तुरंत इस टेबल की तरफ भाग जाता है। इधर वांग मास्टर जीशान को बताता है कि मुझे अभी भी यू हुआ माउंटेन से खबर मिली है
है कि लॉन्गियन रिवर में मौजूद जो टूम है उसमें चोरी हो गई और तुम्हें उस चोर को पकड़ने के लिए बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं, इसका नाम सीनियर जिन था। अब वो यूहुआ माउंटेन पर पहुंच जाता है। तभी उसकी मुलाकात युआन नाम के बंदे से होती है। युआन उसे ग्रीट करते हुए बता रहा था कि सीनियर हुआ ने मुझे मिलने बुलाया था। वो मुझसे किसी जरूरी टॉपिक पर बात करना चाहते थे। अगर आपका भी कुछ काम हो तो बता दीजिए, मैं वो भी कर दूंगा। जिस पर जिन कहता है कि तुम बहुत शातिर हो, लेकिन मैं तुम्हारी मीठी बातों में आने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर वो सीनियर हुआ के पास चला जाता है। अब सीनियर हुआ उससे कहते कि जिन, मैं चाहता हूँ कि तुम एक ट्रेजर ढूंढो। दरअसल लॉन्गियन रिवर पर जो प्राचीन मकबरा था उसमें दो खास ट्रेजर थे, जिसमें से एक है 9 ओपनिंग गोल्ड एलिक्सर और दूसरा है डॉर्मेंट ड्रैगन पिक्चर। और चोरी करने वाले बंदे का नाम है बाई हाईचान। ये कुनशिंग सेक्ट से बिलोंग करता है। देखा जाए तो ये ट्रेजर हुआंग चुआन इविल सेक्ट का था, मगर किसी खास मकसद से उसे टूम में रखा गया था। ये सब सुन के जिन बहुत शॉक हो जाता है। सीनियर हुआ उसे बताते हैं कि ड्रैगन पिक्चर में बहुत ही बड़ा सीक्रेट छुपाया गया है, इससे इविल सेक्ट दोबारा से रिवाइव हो सकता है, इसलिए हम वो ड्रैगन पिक्चर गलत हाथों में नहीं जाने दे सकते। फिलहाल बाई हाईचान लॉन्गियन के लिए रवाना हो चुका है, तो जाओ और उस पिक्चर को ढूंढो। याद रहे इस बात का जिक्र तुम्हें किसी और के पास नहीं करना है। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग हान को देखते हैं, जो स्नोई को टाइम पर खाना ना खिलाने की वजह से मार खा रहा था। उसके दर्द को देखकर वहाँ मौजूद हॉर्सेस को भी तकलीफ हो रही थी, मगर इंसान उसका दर्द नहीं समझ पाते क्योंकि वो एक सर्वेंट था। और इसी वक्त फैंग हान को उसके फादर ने मरने से पहले कई बातें याद आती है। वो कह रही थी, मेरे बच्चे, मुझे बस एक ही बात का मलाल है कि मैं जिंदगी भर एक नौकर बन के रहा, मैं इससे छुटकारा नहीं पा सका, जिस वजह से तुम भी एक नौकर बन गए। तुम एक सर्वेंट हो, इसमें बस मेरी ही गलती है, मगर एक बात हमेशा याद रखना कि भिखारी की जिंदगी भी सर्वेंट से अच्छी होती है। और अब फैंग हान को कई सारे कोड़े मारने के बाद किंग वेई को सुकून मिल गया था। वो कह रही थी कि तुम हमेशा स्नोई का अच्छे से ध्यान रखते हो, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ये लो तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है। इतना कहकर वो 2-4 सिल्वर के टुकड़े उसके आगे फेंक देती है। वांग कह रहा था, अरे वाह लड़के, थोड़े से कोड़े के खाए, तुम्हें तो चांदी के टुकड़े मिल गए, चलो अब जल्दी से मिस किंग वेई का शुक्रिया अदा करो। तो फैंग हान ना चाहते हुए भी उसे थैंक यू बोलता है, हालांकि उस पर अत्याचार हुआ था। इधर वांग मिस किंग वेई से कह रहा था कि आप बहुत नेक दिल हो, जिस पर किंग वेई कहती कि नौकरों को काबू करने का यही तरीका है, उनकी छोटी सी गलती पर उन्हें पनिश करो और फिर दया दिखाकर माफ कर दो, इससे वो लोग हमेशा लॉयल रहते हैं। बस तुम्हें कितनी पनिशमेंट देनी है और कितना रहम दिखाना है, इसे बैलेंस करना आना चाहिए। अब किंग वेई के वहाँ से जाने के बाद वांग सभी को बता रहा था कि हमारी मिस किंग शुई ने अवतार रेल में एंटर किया है, जिस वजह से वो यूहुआ सेक्ट के ऑथेंटिक डिसाइपल बन चुकी है। तो तुम सभी सर्वेंट ने उनकी कामयाबी पर खुश होना चाहिए। साथ ही आज हमने एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की है, तो याद रखो कि वो एकदम सही होनी चाहिए, अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी हुई तो फिर याद रखना। जिस पर सभी सर्वेंट कह रहे थे कि जी जनाब, हम कोई गलती नहीं करेंगे। इधर फैंग हान सोच रहा था कि अगर किंग वेई इतनी डोमिनेटिंग है तो किंग शुई कैसी होगी, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गई है, मेरे ख्याल से वो किंग वेई से भी ज्यादा बेरहम होगी। इधर मास्टर किंग शुई को बता रहे थे कि हमारे सेक्ट में लगभग 7,20,000 आउटर डिसाइपल है, 3,600 इनर डिसाइपल है और 108 ऑथेंटिक डिसाइपल है। तो अब तुम्हारा सीनियर हुआ टियांडू होगा, तुमने सभी ऑथेंटिक डिसाइपल के साथ मिलजुल के रहना है, साथ ही हुआ टियांडू को सपोर्ट भी करना है ताकि हमारा सेक्ट और पावरफुल बने। जिस पर किंग शुई कह रही थी कि सीनियर, मैं आपकी हर एक ऑर्डर को फॉलो करूंगी। इधर जिन एल्डर हुआ से कह रहा था कि सीनियर, लॉन्गियन रिवर तो फैंग फैमिली के कंट्रोल में आती है और फैंग किंग शुई तो अभी अभी एक ऑथेंटिक डिसाइपल बनी है, अगर आप ये टास्क उसे देते तो उसका भी हमारे सेक्ट में कंट्रीब्यूशन हो जाता। जिस पर एल्डर कहते कि हद में रहो, तो जिन तुरंत ही उनसे माफी मांगने लगता है। वो कह रहा था कि मैं तो भूल ही गया, किंग शुई एक नंबर की बेशरम है, वो इवल किंग के साथ मिल सकती है। खैर इसमें किंग शुई की भी क्या गलती है, उसके मास्टर ने उस पे अच्छे संस्कार नहीं डाले, वो तो बस कल्टीवेशन पर फोकस करते हैं। जिस पर सीनियर हुआ कह रहा था कि इवल सेक्ट के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहना चाहिए, अगर कोई भी डिसाइपल इवल सेक्ट के साथ मिल जाता है तो उसे गद्दार माना जाएगा। और मुझे मेरे चीफ ने ऐसे ही डिसाइपल्स को ढूंढने का काम दिया है ताकि हम उन्हें पनिश करके हमारी सेक्ट की शान को बरकरार रखें। ये सुन के तो जिन को बहुत खुशी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हम बाई हाईचान को देखते हैं, जो जंगलों से भाग रहा था। तभी उसे आवाज आने लगती कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, तुम उनसे बच नहीं पाओगी। दरअसल यही बाई हाईचान है जिसने प्राचीन मकबरे से ट्रेजर चुराया था। अब बाई हाईचान पूछता है कि तुम कौन हो जो छुपकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, अगर दम है तो मेरे सामने आ जाओ। तभी आवाज कहती कि ओए आवारा कुत्ते, भौंकना बंद कर, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, मैं हूँ फैंग फैमिली का मास्टर जीशान। ये सुनकर बाई हाईचान कह रहा था कि अरे फिर तो कुत्ता मैं नहीं बल्कि तुम हो, और वो भी उस घटिया सी फैंग फैमिली का। और तभी मास्टर जीशान उसके सामने आ जाता है। वो अपने साथ कुछ सिपाही भी लेके आया था जो छुपकर बाई हाईचान पर निशाना लगाते हैं। जीशान
उसे कह रहा था कि जल्दी से 9 ओपनिंग गोल्डन एलिक्सर और डोरमेंट ड्रैगन पिक्चर मेरे हवाले कर दो, तभी तुम्हारे जिंदा बचने की चांसेस है। तो बाय हाईचान कह रहा था, ओह अच्छा तो तुम मुझे मार दोगे, चलो एक बार ट्राई ही कर लो। तो जीशान तुरंत ही उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है, मगर बाय हाईचान ने उसे एक लात मार के दूर कर दिया था। वो कहता है कि तुम्हारी मामूली क्रेन फिस्ट मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तो जीशान उस पर एक और बार अटैक करने की कोशिश करता है, मगर बाय हाईचान ने उसके हर एक अटैक को डॉज करके उसे एक जबरदस्त लात मार दी थी, जिससे जीशान बहुत ही दूर जाके गिर जाता है। वो कहता है अब मैं समझ गया, तुम अब 10वीं लेवल पर पहुंच चुके हो। तब तक जीशान के सिपाहियों ने हाईचान पर तीरों से हमला कर दिया, मगर वो अपनी पावरफुल ऑरा से उन तीरों को उनकी तरफ मोड़ देता है, जिसमें वो सिपाही घायल हो गए थे। और अब बाय हाईचान मौका मिलते ही वहाँ से भागने लगता है। इधर फैंग हान मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था, मगर कोडो की वजह से उसे बहुत दिक्कत होने लगती है। उसे अपने फादर की कई सारी बातें याद आ रही थी, और उस पल वो कहता है कि मैं फैंग हान इस लॉन्गयुआन नदी की कसम खा के कहता हूँ कि मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल योद्धा बन के दिखाऊंगा। वही दूसरी तरफ हाईचान जीशान से पीछा छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो देखता है कि थोड़ी देर में जीशान उसे कैप्चर कर लेगा, इसलिए वो तुरंत ही इवल व्हील से उसे मारने की कोशिश करता है, मगर सही वक्त पर किंग शुई ने उस व्हील की डायरेक्शन घुमा दी। वो कहते हैं हाईचान तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी फैंग फैमिली पर अटैक करो। हाईचान उससे कहते हैं अच्छा तो तुम अवतार रेल में पहुंच गई हो, इसीलिए तुम्हारे पास सुपरनेचुरल पावर्स है। अब वो वहाँ से दोबारा से भागने की कोशिश कर रहा था, तो किंग शुई भी उस पर लगातार हमला करने लगती है, और इस तरह से वो पहाड़ की एज के पास पहुँच गया था। अब वहाँ से आगे भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हाईचान वहीं पर रुक जाता है। तभी किंग शुई उससे कहती कि हाईचान तुम्हें पता है तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी, क्योंकि तुम फिलहाल 10वीं लेवल पर हो, और तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत बड़ा गैप है जो तुम कभी भर नहीं सकते। ये सुन के हाईचान को आ जाता है गुस्सा। वो कह रहा था किंग शुई अब तो मैं तुम्हें सबक सिखा के ही रहूंगा, जिसके बाद वो अपनी एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। इसे इवल चॉप भी कहा जाता था। और तभी किंग शुई की नजर ड्रैगन पिक्चर पर पड़ती है। तब तक हाईचान ने अपनी इवल व्हील पर ब्लड लगाकर उसे बहुत खतरनाक बना दिया था। अब वो इसी से किंग शुई पर हमला कर देता है, मगर किंग शुई ने उसका व्हील उसी की तरफ घुमा दिया, जिसके बाद वो लाइटनिंग ब्लेड का यूज करके उस व्हील को तोड़ देती है, और फिर उसने अपनी लाइटनिंग पावर से हाईचान पर जानलेवा हमला कर दिया। इस अटैक में हाईचान बुरी तरह से घायल हो जाता है, और तभी अचानक से ड्रैगन पिक्चर ग्लो होकर उसकी बॉडी से लिपटने लगता है। किंग शुई उसे हासिल करने की कोशिश कर रही थी, मगर तब तक हाईचान उसे धक्का देकर पानी में गिर जाता है। किंग शुई सोच रही थी कि मेरी पावर्स लग के वो पिक्चर थोड़ा सा अवेकन हो गया था, मगर मैं उसे हासिल ना कर पाई। वही दूसरी तरफ फैंग हान अपनी प्रैक्टिस में मगन था, और तभी उसकी नजर हाईचान पर जाती है, जो रिवर में फ्लोट करते हुए किनारे पर आ गया था। तो फैंग हान उसे तुरंत ही चेक करने लगता है। उसकी बॉडी पर फैंग हान को गहरे घाव दिख जाते हैं। तो कह रहा था कि मैंने जल्दी से अथॉरिटीज को इसके बारे में रिपोर्ट करना चाहिए, मगर तभी उसे रियलाइज होता है कि अगर मैं इस बंदे के बारे में रिपोर्ट करूंगा तो लोग मुझे यही सवाल पूछेंगे कि मैं इतनी रात गई यहाँ पर क्या कर रहा था। दरअसल फैंग हान एक सर्वेंट था, और यहाँ पर सर्वेंट्स को मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं था। फैंग हान देखता है कि ये बंदा तो ऑलरेडी मर चुका है। वो कहता है कि किसी को रिपोर्ट करने से अच्छा है कि मैं इसे दफना दूं। इधर किंग शुई बैक गेट से घर आ जाती है, और तभी वांग ने उसे देख लिया। तो किंग शुई उससे पूछने लगती है कि यहाँ पर इतना शोर क्यों है, जिस पर वो बताता है कि आपके आने की खुशी में हमने डिनर रखा था। आपके फादर और सभी लोग दिन भर से आपका ही वेट कर रहे हैं। तो किंग शुई वहाँ से जाती हुई कहती कि डिनर को कैंसिल कर दो, मैं ऑलरेडी बहुत थक गई हूँ और मुझे आराम की जरूरत है। और हाँ, मेरे फादर और किंग वे इसे कह देना कि मुझसे मिलने ना आए, बस आप अंकल जीशान को लेकर मेरे पास आ जाओ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इधर हम फैंग हान को देखते हैं, जो हाईचान को दफनाने की तैयारी कर रहा था। तभी हाईचान की जेब से 9 ओपनिंग गोल्ड एलिक्सर उसके सामने गिर जाता है। तो फैंग हान उसे सूंघ के देख रहा था, उसमें से उसे बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगती है। फैंग हान को उसकी खुशबू लेने से काफी रिफ्रेश फील हो रहा था। वो कहता है शायद ये एलिक्सर होगा। मैंने कई बार देखा है कि फैंग फैमिली के लोग ऐसे कई सारे एलिक्सर कंज्यूम करते हैं, जिससे उनकी बॉडी स्ट्रांग होकर कल्टीवेशन इंप्रूव होती है। और तभी हम देखते कि उस एलिक्सर का एसेंस हाईचान की बॉडी में जा रहा है। इधर फैंग हान सोचता है कि अगर मैं इसे कंज्यूम करूं तो शायद जल्दी से कल्टीवेट कर पाऊंगा, लेकिन फिर वो अपना इरादा बदल देता है। वो कहते हैं खैर जाने दो, वैसे भी किसी मरे हुए इंसान की चीज लेना सही नहीं होता। इसलिए वो दोबारा से उस एलिक्सर को वापस रखने जाता है, मगर तब तक हाईचान दोबारा से जिंदा हो गया था। वो तुरंत ही फैंग हान का हाथ मरोड़ने लगता है। फैंग हान तो उसे जिंदा देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कह रहा था शायद तुम कोई भूत हो। तो हाईचान उसे दूर ढकेलते हुए बताता है कि मैं कुनशिंग से कबाई हाईचान हूँ। थोड़ी देर पहले ही मुझ पर फैंग किंग शुई ने अटैक कर दिया था, और उस कमीने के जानलेवा अटैक की वजह से मेरी मौत हो गई, मगर मैं दोबारा से जिंदा हो गया। और ये सब 9 ओपनिंग गोल्डन एलिक्सर का कमाल है, मगर अफसोस में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं तो बस कुछ पलों का मेहमान हूँ। ये सब सुन के
फैंग हान तो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। अब हाईचन वहाँ की जमीन देखता है, वहाँ पर कई सारे फुटप्रिंट्स हैं और इसी से वो समझ जाता है कि फैंग हान वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है। वो कह रहा था कि तुम फैंग फैमिली के सर्वेंट हो और उन्हीं की मार्शल आर्ट टेक्निक चुरा रहे हो। जिसके बाद हाईचन उसके स्कार्स चेक करता है। वो कह रहा था कि शायद तुम्हें वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सर्वेंट अपनी गुलामी की चेन्स को तोड़ पाएगा। शायद तुम्हारा और मेरा मिलना तय था, तो क्यों ना तुम मुझे अपना मास्टर बना लो। अगर ऐसा हुआ तो मैं 9 ओपनिंग गोल्डन एलिक्सर और डायमंड ड्रैगन पिक्चर तुम्हें दे दूंगा। साथ ही मेरी कुंशिंग सेक की यूनिक मार्शल आर्ट भी तुम्हें मिल जाएगी। इसके बाद तो तुम बड़ी ही तेजी से लेवल अप कर पाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अवतार रेल तक पहुँच जाओ और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन सक्सीड होने के बाद तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें फैंग किंग शुई को मारना होगा, उसे खत्म करके मेरा बदला लेना। इधर फैंग हान सोच रहा था कि वैसे भी फैंग फैमिली के लोग मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। वांग तो हर रोज मुझे अपनी जूते के नीचे मसलता है। किंग वे भी बहुत बदतमीज और बेरहम है और अब तो किंग शुई भी आ गई। इतने बुरे लोगों के लिए भला मैं पूरी जिंदगी काम क्यों करूं? मुझे इनकी गुलामी से आजादी चाहिए। इसलिए तुरंत ही हाईचिन के सामने अपना सिर झुका देता है। हाईचिन कह रहा था कि तुमने काफी अच्छा फैसला लिया है। आज के बाद तुम मेरे कुंशिंग सेक्ट के डिसाइपल हो। हमारा कुंशिंग सेक्ट एक इमॉर्टल सेक्ट है जो यू हुआ सेक्ट से काफी हद तक बेहतर भी है। इनफैक्ट मैं भी कुंशिंग सेक्ट का ही डिसाइपल हूँ। मुझे 9 ओपनिंग गोल्डन एलिक्सर और डायमंड ड्रैगन पिक्चर एक्सीडेंटली मिला था। ये है वो एलिक्सर। मैं इन दोनों ट्रेजर को मेरे सेक्ट के एल्डर्स को देना चाहता था ताकि वो मुझे एक ऑथेंटिक डिसाइपल में प्रमोट करे, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अब ये ट्रेजर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम अच्छे से कल्टीवेट करना। इतना कहकर वो तुरंत ही फांग हान को अपने करीब खींचकर उससे कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, तो चलो मैं ये एलिक्सर तुम्हारी बॉडी में डालने में मदद करता हूँ। जिसके बाद वो गोल्डन एलिक्सर फैंग हान के सीने में घुसा देता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। हाईचान बताता है कि इस एलिक्सर को खाया नहीं जाता बल्कि इसे दिल में पियर्स किया जाता है ताकि ये तुम्हारे दिल पर इम्प्रिंट हो। तुम्हारे दिल से सर्कुलेट होने वाला ब्लड तुम्हारी पूरी बॉडी में एलिक्सर के पावर्स को सप्लाई करेगा। ये तुम्हारी बॉडी से सारी इम्प्योरिटीज को हटाकर उसे रिमोल्ड करेगा और तभी जाके तुम मार्शल आर्ट में प्रोग्रेस कर पाओगे, वो भी हाई स्पीड से। इधर फैंग हान उस एलिक्सर की पेन से जोर जोर से चिल्ला रहा था। हाईचान बताता है कि अच्छा हुआ तुमने इसे ओरली नहीं लिया, अगर तुम इसे निगल लेते तो डेफिनेटली मारे जाते। बच्चे अब मैं मर रहा हूँ, ये एलिक्सर भी मुझे बचा नहीं सकता, तो तुम्हें मेरे लिए अच्छे से जीना होगा। इधर वांग किंग शुई को बता रहा था कि आपके कहने पर मैंने दावत कैंसिल कर दी, साथ ही यहाँ किसी को भी आने की इजाजत नहीं है, तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी किंग शुई जीशान को बताने लगती कि अंकल मैंने बाई हाईचान को बुरी तरह से घायल किया है, अब तक तो मर चुका होगा, इसलिए कुछ लोगों की मदद से रिवर में उसकी बॉडी को ढूंढो और याद रहे ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। साथ ही यू हुआ सेक्ट ने मुझे आउटर डिसाइपल लाने की परमिशन दे दी है, इसलिए कुछ अच्छे डिसाइपल को सिलेक्ट कीजिए जिन्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगी। अगर हमारे ज्यादा डिसाइपल यू हुआ सेक्ट में भर्ती हुए तो ये हमारे डाली डायनेस्टी के लिए काफी फायदेमंद होगा। इधर फैंग हान ने हाईचिन को दफना दिया था। वो सोचता है कि अभी भी मेरे मास्टर मिले थे और थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो गई। तभी उसे हाईचन की आवाज आने लगती है। वो कह रहा था कि मैं 10th लेवल का कल्टीवेटर हूँ, इसलिए मेरी बॉडी कभी सड़ेगी नहीं। जब तुम अवतार रेल्म को अचीव कर लो तब मुझसे मिलने आना। साथ ही मैंने जो 7 स्टार फीस मेथड तुम्हें सिखाई है उसे हमेशा माइंड में रखो। सितारों को ऑब्जर्व करते रहो ताकि तुम्हें उनके सीक्रेट्स पता चले। डायमंड ड्रैगन पिक्चर में कुछ ऐसे राज है जिससे पूरी दुनिया बदल जाएगी, मगर मैं उस बुक को नहीं समझ पाया। अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही तो तुम डेफिनेटली उस बुक के राज को समझ पाओगे। और एक बात याद रखना, तुम्हें किंग शुई को खत्म करना है। तुम्हारा ट्रेजर कभी उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। बच्चे ये दुनिया बहुत खतरनाक है, तो संभाल कर रहो। अब फांग हान अपने दिल को देखते हुए कह रहा था कि मास्टर मैं आपकी आखिरी विश जरूर पूरी करूंगा और बाद में मैं आपको दोबारा से जिंदा करूंगा, यही मेरा मकसद है। अब अगले ही दिन वांग सभी सर्वेंट्स को बताने लगता है कि मिस किंग शुई घर आ चुकी है। वो यहाँ पर एक खास मकसद से आई है। उन्हें स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स की तलाश है जिन्हें वो अपने साथ यू हुआ माउंटेन लेके जाएगी। वो सर्वेंट जिडियन पिक में रहेंगे। उसकी इन बातों ने फैंग हान का ध्यान खींच लिया था। वांग कहता है कि जिडियन पिक में इमॉर्टल्स रहते हैं, तो बताओ तुम में से कौन उनके साथ जाना चाहेगा। खैर ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं है, इस 1 महीने में मैं तुम्हारा बर्ताव देखूंगा और उसके बाद ही सिलेक्शन किया जाएगा। जिसके बाद वो फैंग हान से कहता है कि तुमने स्नोई का बहुत ख्याल रखा, मगर अब तो उसके मास्टर के साथ माउंटेन में चली जाएगी और मुझे पता है तुम्हें भी उनके साथ जाना है, लेकिन तुम ठहरे एक बेवकूफ सर्वेंट। तुम तो यू हुआ माउंटेन को सपने में भी नहीं देख सकते। वहाँ मौजूद सर्वेंट भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। उस पर चीजें फेंकते हुए कहने लगते कि तुम बस टेबल साफ किया करो, बड़े बड़े सपने मत देखना क्योंकि उतनी तुम्हारी औकात नहीं है। फैंग हान को तो उनकी बातों से बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वो उसे कंट्रोल कर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वो दिन रात प्रैक्टिस करने लगता है। एलिक्सर
की वजह से उसके पावर्स में काफी इजाफा हो गया था। इनफैक्ट अब तो उस टेबल्स में भी प्रैक्टिस करता था, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते कि तुम फैंग फैमिली पर लगा हुआ कलंक हो, मगर फैंग हान पर उनका कोई असर नहीं होता। उसने हाईचान ने बताई हुई 7 स्टार टेक्निक को मास्टर करना शुरू कर दिया था। साथ ही वो हर रोज छुपके से ट्रेनिंग यार्ड में जाता और मास्टर जीशान ने सिखाई हुई टेक्निक्स को स्टडी करता। और फिर क्या, थोड़ी ही दिनों में वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया। उसने फिजिकल कल्टीवेशन रेल में एंटर किया, यानी कि उसने 5th लेवल की डिवाइन पावर को अचीव किया था। वो बड़े से पत्थर को भी एक ही पंच में ब्रेक कर सकता था। वो कहता है कि मैं 9 ओपनिंग एलिक्सर की मदद से 1 महीने के अंदर ही 5वें लेवल पर पहुंच चुका हूँ, और ये सब बस मैं मेरे मास्टर की वजह से अचीव कर पाया। इधर मास्टर जीशन किंग शुई को बता रहे थे कि मिस, हमने हाईचान को हर जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर उसकी लाश हमें नहीं मिली। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपने दिए हुए टास्क को पूरा नहीं कर पाया। जिस पर किंग शुई कहती कि अगर तुम्हें उसकी लाश नहीं मिली तो इसका मतलब ये है कि वो मरा नहीं, इसीलिए अपना सर्च बंद कर दो, इससे हमारा समय बर्बाद हो रहा है। तभी वांग उसे बताता है कि माय लेडी, मैंने कुछ सर्वेंट को सिलेक्ट किया है, वो स्ट्रॉन्ग भी है और हेल्दी भी, तो आप उन्हें अपने साथ जिडियन पिक लेके जा सकती हो। साथ ही मिस किंगवे तो ऑलरेडी युहुआ माउंटेन के लिए रवाना हो चुकी है। वो वहाँ पर एग्जाम की प्रिपरेशन करेगी, जिस पर किंग शुई कह रही थी कि वो बहुत टैलेंटेड है, तो जरूर से एग्जाम को क्रैक कर लेगी। अब रात के समय हम फांग हन को देखते हैं, जो स्नोई से मिलने आया था। वो कह रहा था कि तुम कुछ ही दिनों में यहाँ से चली जाओगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। और तभी वहाँ पर कुछ सर्वेंट आ जाते हैं। इन लोगों को किंग शुई के साथ जाने के लिए सिलेक्ट किया गया था। वो लोग देखते कि फैंग हन तो स्नोई के पास है, इसलिए वो उस पर स्नोई को चुराने का इल्जाम लगाने लगते हैं। फैंग हन उन्हें समझा रहा था कि मैं तो बस इसे मिलने आया था, भला मैं यहाँ पर चोरी क्यों करूँगा, लेकिन उन लोगों को तो बस उसे पीटने का बहाना चाहिए था, इसलिए वो उसकी एक नहीं सुनते और उसकी तगड़ी धुलाई करना शुरू कर देते हैं। किंग शुई भी दूर से ये सब देख रही थी। फैंग हन उन्हें बार बार बता रहा था कि प्लीज मेरा यकीन करो, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था, मगर उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसलिए फाइनली फैंग हन की बर्दाश्त करने की लिमिट खत्म हो जाती है। उसे इन सब की पिटाई करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, और तब तक वहाँ पर वांग भी पहुँच जाता है। ये बंदा तो पहले ही फैंग हन से नफरत करता था, इसलिए वो कहने लगता है कि तुम्हारी जैसा नीच और कमीना सर्वेंट युहुआ माउंटेन नहीं जा सकता, और शायद इसी का बदला लेने के लिए तुम यहाँ पर चोरी करने आए। अच्छा हुआ मैं समय रहते यहाँ पहुँच गया, नहीं तो तुम भाग जाते। अब वांग उन लोगों को हुक्म देता है कि चलो इसकी पिटाई करो, मगर उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फैंग हन की पिटाई करे। और तभी वहाँ पर किंग शुई पहुँच जाती है। फैंग हन तो उसे देख कर ही शॉक था। वो सोचता है कि ये तो फेरी जैसी दिखती है, और ये तो अवतार रेल में जाकर भी सबसे अलग है, मगर पता नहीं ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही होगी, कहीं इसे शक तो नहीं हुआ कि मेरे अंदर 9 ओपनिंग गोल्डन एलिक्सर है। और तभी किंग शुई उससे कहती कि तुम हमारी फैंग फैमिली की मार्शल आर्ट की चोरी करके उन्हें मास्टर कर रहे हो। तो फैंग हन तुरंत ही उससे माफी मांगने लगता है। वो कहते कि मैंने इस मूव को एक्सीडेंटली देखा था और प्रैक्टिस किया, लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं होगा। जिस पर वो कहती कोई बात नहीं, चलो अब उठ जाओ, बस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम एक सर्वेंट होकर भी डिवाइन पावर रेल को अचीव कैसे कर पाए। हमारी फैमिली में बहुत ही कम लोग इसे मास्टर कर पाए हैं। और तभी फैंग हन को याद आता है कि उसके मास्टर ने पहले उसे बता दिया था कि अगर किसी ने उसे ये सवाल पूछा तो जवाब क्या देना है। इसलिए वो कहता है कि माय लेडी, 5 साल पहले मैं नदी किनारे घोड़ों को नहला रहा था, तभी मैंने देखा कि एक बड़े से सांप पर लाइटनिंग गिर के वो मर गया है। अब मुझे लगी हुई थी भूख, इसलिए मैंने उसे पकाना शुरू किया, मगर वो सांप तो अंदर से रेड स्टोन जैसा बन गया था। फिर मैंने दिन भर पका पका के उसे खा लिया, और तभी से मुझ में पावर्स आ गई, इसलिए मैंने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया। जिस पर किंग शुई कहती कि वन हॉर्न स्नेक को एक नेचुरल एलिक्सर माना जाता है, इसे लेने वाला बहुत पावरफुल बन सकता है, लेकिन तुमने कहा कि इस बात को 5 साल बीत चुके हैं, तो अगर तुम 5 सालों से भी कल्टीवेट करोगे तो भी इतनी जल्दी डिवाइन पावर रेल को अचीव नहीं कर सकते। खैर मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ये कहता है मिस, मेरा नाम है फैंग हन। किंग शुई कहती फैंग हन, हमारे फैमिली में जितने भी लोग प्रैक्टिस करते हैं तुम उन सबके मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, शायद तुम्हारी किस्मत में पावरफुल बनना ही लिखा था, तो अब तुम्हें मेरे साथ युहुआ माउंटेन चलना पड़ेगा। फैंग हन उसका शुक्रिया अदा करने लगता है। तभी बाकी के सर्वेंट कहने लगते कि इस कुत्ते की किस्मत काफी अच्छी है, खुद किंग शुई ने इसे चुन लिया। इधर फैंग हन दिल में ही अपने मास्टर को बता रहा था कि मैं जल्द ही युहुआ माउंटेन जा रहा हूँ, किंग शुई मुझे अपने साथ ले जा रही है। और अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। किंग शुई एक पालकी में सवार होकर युहुआ माउंटेन के लिए निकल पड़ी थी। उसके साथ फैंग फैमिली के कई सारे लोग थे जो जिडियन पिक में रहेंगे। इधर फैंग हन दिल में ही कह रहा था कि वाकई बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है, डेली डायनेस्टी
डायनेस्टी की टेरिटरी बहुत बड़ी है। हम कई दिनों से ये सफर तय कर रहे हैं। अगर मिस किंगशुई अकेली होती तो बड़ी ही तेजी से माउंटेन में पहुंच जाती, मगर हमारी वजह से उन्हें लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। अब कई दिनों के बाद ये लोग एक ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर फ्लोटिंग माउंटेन्स थे, जिन्हें देख वांग समझ जाता है कि वो युहुआ माउंटेन के पास आ गए हैं। तो सबको बताने लगता है कि युहुआ सिक द इमॉर्टल सिक का फाउंडेशन है। अगर तुम्हें यहाँ आने का मौका मिला है, इसका मतलब तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो। यहाँ पर तो हमारे राजा भी नहीं आ सकते। अगर उन्हें यहाँ पर विजिट करना है तो बहुत बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ती है। यहाँ का एक आउटर डिसाइपल भी एक मिनिस्टर के बराबर है, इसलिए तुम सभी को यहाँ पर अदब से पेश आना होगा। इधर फांग हान तो वहाँ के फ्लोटिंग माउंटेन्स देखकर बहुत हैरान था। वो कहता है किसी मिनिस्टर या जनरल बनने से अच्छा है यहाँ का डिसाइपल बनो। जिसके बाद ये लोग मेन गेट की तरफ जाने लगते हैं, मगर तभी इनके पास कई सारे क्रेन्स बर्ड आ गए थे, जो इन्हें आगे जाने से रोकने लगते हैं। उन परिंदों पर कुछ डिसाइपल भी सवार थे। अब वो नीचे आकर इन लोगों को परेशान करने लगते हैं। फांग हान खुद से ही कह रहा था कि मुझे पता नहीं था ऐसे घटिया लोग भी युवा माउंटेन में प्रैक्टिस करते हैं। उन परिंदों की हरकतों की वजह से स्नोई काफी रेस्टलेस हो जाती है। फांग हान उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मगर स्नोई सीधा उस परिंदे पर अटैक करने चली जाती है। फांग हान उसकी लगाम खींचे उसके पीछे था, मगर वो बंदा तुरंत ही साइड में हट जाता है, जिस वजह से स्नोई और उसके पीछे पीछे फांग हान भी पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। फांग हान ने समय रहते एक पेड़ को पकड़ लिया था, मगर स्नोई सीधा उस खाई में गिर के मारी जाती है। स्नोई उसकी सबसे फेवरेट हॉर्स थी, जिस वजह से फांग हान को बहुत गुस्सा आया था। अब वो सीधा ऊपर आके उस बंदे को डांटने लगता है, जिस पर वो बंदा कहने लगता है कि इसमें गलती तुम्हारी है, तुम लोग ही बिना परमिशन युवा माउंटेन में आए हो। ये सुन के फांग हान और ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है एक तो तुम्हारी वजह से स्नोई मारी गई और ऊपर से तुम ही जबान लड़ा रहे हो। ये सुन के वो बंदा तुरंत ही फांग हान पर अपनी विप से अटैक करना शुरू कर देता है, और तभी किंगशुई अपनी पालकी से बाहर आ जाती है। उसने आते ही उस बंदे को क्रेन से नीचे गिरा दिया। वो कह रही थी कि सीनियर जिन ने तुम्हें वेलकम करने यहाँ भेजा था, मगर शायद तुम लोगों को वेलकम करने का तरीका नहीं आता। जिस पर वो बंदा कहने लगता है कि हम तो आपको लेने के लिए आए थे, मगर आपके सर्वेंट ने ही खामखा झगड़े की शुरुआत की है। और तभी हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो दूर से ये सब देख रही थी। अब वो डिसाइपल किंगशुई से कह रहा था कि शायद आपके सर्वेंट को तमीज सिखाने की जरूरत है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, एक काम मुझे अच्छे से आता है। ये सुनकर किंगशुई को बहुत गुस्सा आया था। वो कहती कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे सर्वेंट को तमीज सिखाओ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सीनियर जिन को मेरे प्रमोशन से ज्यादा खुशी नहीं हुई। जिस पर वो डिसाइपल कहने लगते कि मिस, अगर आप नहीं चाहती कि हम आपके मेहमानों को वेलकम करें तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से चले जाते हैं। तो किंगशुई कहने लगती कि तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। जिस पर वो डिसाइपल कह रहा था कि क्या मतलब है आपका, क्या आप इन दो कौड़ी के सर्वेंट्स और उस फालतू घोड़े के लिए हमारे साथ फाइट करोगी। जिस पर किंगशुई कह रही थी कि भले ये लोग ऑर्डिनरी है, मगर वो मेरे अपने हैं, साथ ही तुमने मेरे हॉर्स को भी मारा है, तो अब तुम लोगों को अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी होगी। ये सुन के वो सभी डिसाइपल बहुत डर जाते हैं। तब तक किंगशुई अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उन पर हमला करने लगती है। वो डिसाइपल कह रहे थे कि मिस, आप बेवजह किसी की जान नहीं ले सकती। अगर आपने हमें मारा तो आप सीनियर जिन को क्या जवाब दोगी, उनका छोड़ो आप एल्डर टियानशिंग को क्या जवाब दोगी। जिस पर किंगशुई बताने लगती कि मुझे चीफ ने एज ऑथेंटिक डिसाइपल सिलेक्ट किया था और तुमने मेरी डिग्निटी को चोट पहुंचाई, इसलिए मुझे तुम्हें मारने का पूरा अधिकार है। अगर आज मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो आगे चल के और भी लोग मेरे सर्वेंट्स को परेशान करेंगे, इससे मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और वैसे भी अपनी मौत का जिम्मेदार मुझे मत समझना, क्योंकि सीनियर जिन ने ही तुम्हें ये सब करने के लिए बोला था, तो वही इसका रिस्पॉन्सिबल है। बस अब अगले जन्म में किसी के साथ बुरा बर्ताव मत करना। इतना कहकर उन डिसाइपल पर हमला कर देती है। उस अटैक में 4 डिसाइपल मारे जाते हैं और तभी वहाँ पर उनका सीनियर जिन पहुँच गया था। तो बाकी के डिसाइपल उसे बताने लगते हैं कि इस 2 कौड़ी के नौकर के खातिर किंगशुई ने 4 लोगों को मार दिया है। ये सुनकर जिन बहुत भड़क गया था। वो किंगशुई से सवाल पूछने लगता है कि बताओ तुमने मेरे डिसाइपल को क्यों मारा। जिस पर किंगशुई जवाब देती है कि मेरा दिल किया तो मैंने उन्हें मार दिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। जिसके बाद और 2 ब्लेड को समन करके जिन पर अटैक कर देती है। तो जिन भी उसके अटैक को काउंटर करने की कोशिश करता है, मगर असल में ये अटैक जिन के लिए ना होकर उसके चमचों के लिए था। किंगशुई ने जिन के आंखों के सामने उसके बचे कुछ डिसाइपल को भी खत्म कर दिया था। इनफैक्ट जिन भी उसकी पावरफुल ऑरा से घायल हो जाता है। इधर फैंग हान दिल में ही सोच रहा था कि ये लड़की तो कमाल की है, मास्टर हाई चान, मेरे लिए इसे खत्म करना बहुत मुश्किल होने वाला है। इधर किंगशुई जिन से कहने लगती है कि अगर तुम्हें मुझे चैलेंज करना है तो फिर युहा माउंटेन के टियानशिंग टेरेस पर आ जाओ। जिन कहता है ये तो वही जगह है जहाँ पर ऑथेंटिक डिसाइपल एक दूसरे को खत्म करने के लिए फाइट करते हैं। वो कहता है किंगशुई तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही हो, जमीन पर रहोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जिस पर किंगशुई उसे जवाब देती है कि यहाँ बकबक करने से अच्छा है अरेना में मेरा सामना करो, तुम भी तो
एक ऑथेंटिक डिसाइपल हो, मगर जिन को पता था कि वो किंगशुई के हाथों मारा जाएगा, इसलिए वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी कंप्लेंट सीधा एल्डर टियानशिंग से करूंगा, फिर देखता हूँ कि वो तुम्हें क्या पनिशमेंट देते हैं। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर सभी सर्वेंट किंगशुई की तारीफ कर रहे थे, उसकी पावर्स देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। अब किंगशुई सभी को बताने लगती है कि तुम लोग जीडियन पिक में रहोगे और मैं तुमसे थोड़ी दूरी पर कल्टीवेट करूंगी, तब तक वांग तुम सभी का ख्याल रखना, और अगर फिर से तुम्हें किसी ने परेशान करने की कोशिश की तो बस मुझे उसका नाम बता देना, बाकी का मैं सब संभाल लूंगी। अब फांग हान से कह रही थी कि तुमने स्नोई को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, वाकई ये काबिले तारीफ है। तुम्हें स्पिरिचुअल बीस्ट सेक्शन का इंचार्ज बनाती हूँ, तुम्हें सभी क्रेन्स को फीड करना है, साथ ही उसे एक स्पिरिचुअल बीस्ट टोकन भी दिया जाता है, इसी का यूज करके वो क्रेन्स को पाल सकता था। इधर फैंग हान को बहुत खुशी हुई थी कि किंगशुई ने उस पर ट्रस्ट किया, जिसके बाद किंगशुई अपने रास्ते निकल जाती है। फैंग हान सोच रहा था कि क्रेन्स को पालते वक्त मैं उनकी सवारी करना भी सीख जाऊंगा, मगर उसकी खुशी दूसरे लोगों से देखी नहीं जाती। वांग उसे कहता है कि तुम तो अस्तबल में घोड़े पालते थे, तो भला तुम स्पिरिचुअल बीस्ट को कैसे संभालोगे? शायद मिस तुम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। बाकी के सर्वेंट भी कह रहे थे कि फांग हान की इतनी औकात नहीं जो उसे वो टोकन दिया जाए, इसलिए वांग उससे वो टोकन वापस मांग रहा था, मगर फैंग हान टोकन देने से मना कर देता है। वो कह रहा था कि मिस किंगशुई की विश है, तो भला मैं तुम्हें कैसे दे दूं? जिस पर वांग कहने लगता है कि तुम एक नंबर के उल्लू हो, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि इस टोकन को कैसे यूज करना है। साथ ही बाकी के सर्वेंट भी कहने लगते कि फैंग हान हम तुम्हारे अंडर काम नहीं करेंगे, तो तुम हमारा बॉस बनने के सपने मत देखो। जिसके बाद वो सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो मिस्टीरियस लड़की अभी भी ये सब तमाशा देख रही थी। इधर फैंग हान कहता है कि मैंने अपनी काबिलियत के दम पर इस टोकन को हासिल किया है, इसलिए ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मगर वांग इससे अग्री नहीं था। वो कहता है कि मिस किंगशुई को फैमिली मैटर सुलझाने का एक्सपीरियंस नहीं, तो उनकी जगह पर ये फैसला मैं करूंगा, और वैसे भी मैंने कई दिनों से तुम्हारी पिटाई नहीं की, तो मेरे हाथों में खुजली हो रही है। अब वो सभी सर्वेंट फैंग हान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सीनियर जिन को देखते हैं, जो एक बहुत ही डरावनी सी जगह पर पहुंच गया था। वहाँ पर कई सारी सीढ़ियाँ थी, जिन्हें वो जैसे तैसे क्लाइंब करके ऊपर जाने लगता है। इट मीन्स कि यहाँ पर वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकता था। वो दिल में ही कह रहा था कि किंगशुई ने इस बार हद पार कर दी, तो उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। वैसे भी मेरे फादर की वजह से एल्डर टियानशिंग मेरी मदद जरूर करेंगे। इस बार मैंने मेरे 8 डिसाइपल को खो दिया, इसलिए मुझे उनसे जस्टिस मांगना ही पड़ेगा। और अब वो फाइनली उस पहाड़ के टॉप पर पहुंच जाता है। वो जोर जोर से एल्डर टियानशिंग को आवाज देने लगता है, जिससे एल्डर टियानशिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है तुमने गलत वक्त पे आके मेरी नींद खराब कर दी, तुम्हें पता है ना इसकी तुम्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है। अब यहाँ पर हमें टियानशिंग नहीं दिखाए गए, जिन को तो बस उनकी आवाज आ रही थी। अब जिन उनसे कहने लगता है कि एल्डर प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मेरा नाम है जिन शिताई और मैं बियान पिक का ऑथेंटिक डिसाइपल हूँ। तो एल्डर टियानशिंग कहते कि आगे बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर जिन कह रहा था कि एल्डर आप महान हो, आपको सब पता चल जाता है, तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। तो एल्डर टियानशिंग गुस्से में कहने लगते कि तुम गलत साइड में हो। अगर तुमने अपने डिसाइपल को किंगशुई को परेशान करने नहीं बताया होता तो आज वो जिंदा होते। भला वो यहाँ आती जानबूझ के इतने सारे लोगों को क्यों मारेगी? तुमने पहले खुद की गलती देखनी चाहिए। अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें ही पनिश करूंगा। ये सुनकर जिन कहने लगता कि सीनियर प्लीज मुझे पूरी सच्चाई बताने का मौका दीजिए। मगर तब तक एल्डर टियानशिंग ने ही अपनी पावर्स का यूज कर उसे बहुत दूर फेंक दिया था, जिससे वो सीढ़ियों से टॉस होते हुए नीचे आ जाता है। एल्डर के अटैक से वो बुरी तरह से घायल हो गया था। वो कहते हैं फैंग किंगशुई तुम्हारी पहुंच कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इनफैक्ट एल्डर टियानशिंग भी तुम्हारी साइड ले रहे हैं। अगर मैंने तुम्हें खत्म नहीं किया तो फिर मैं कभी भी एक ऑथेंटिक डिसाइपल नहीं बन पाऊंगा। वो कह रहा था कि तुमने मुझे जितना जलील किया है मैं तुम्हें उससे 1000 गुना ज्यादा जलील करूंगा। आज तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि सीनियर हुआ का भी अपमान किया है। इधर हम फैंग हान को देखते हैं, जिसके सभी सर्वेंट खून के पैसे थे, और तभी उन्हें एक लड़की की आवाज आती है। वो कह रही थी कि तुम लोग एक इनोसेंट लड़की को युवा मेन गेट के सामने टॉर्चर कर रहे हो, जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं। अब ये लोग इधर उधर देखने लगते हैं, तो लड़की बड़े ही कूल अंदाज में वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कह रही थी कि तुम्हारी मास्टर बहुत अच्छी है, मगर तुम लोग बहुत एरोगेंट हो। उसने तुम लोगों के लिए 8 डिसाइपल और 8 परिंदों को खत्म कर दिया, मगर तुम लोग तो इसके लायक भी नहीं हो। ये सुन के वांग उसे डांटने लगता है। वो कह रहा था कि ओए लड़की जरा तुम इससे बात करो, तुम फैंग फैमिली के बारे में बकवास नहीं कर सकती। ये सुन के तो लड़की अपनी तलवार बाहर निकालने वाली थी, मगर तभी फैंग हान बीच में आ जाता है। वो कह रहा था कि तुम लोगों का जो भी मसला है वो मेरे साथ है, तो इस लड़की को कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। ये सुन के वो
लड़की सोच रही थी कि ये बंदा तो है बहुत कमजोर, मगर फिर भी मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। अब फैंगहान उससे कहता है कि मिस आप प्लीज थोड़ा सा पीछे हट जाए, मैं इन लोगों से निपट लूंगा। वैसे भी इन घटिया लोगों की मुंह लगना आपकी शान के खिलाफ है। ये सुन के तो वांग उस पर बहुत भड़क गया था। वो कहता है ओए लड़के तू घटिया किसे बोल रहा है? तो फैंगहान उसे जवाब देता है कि अरे ये तो बस तुम्हारी ही तारीफ थी। वांग कह रहा था कि तुम्हारे तो पर निकल आए हैं, अब तुम रुक जाओ, बस देख लेना मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। तो फैंगहान भी उसे चिढ़ाने लगता है। वो कहता है गेंडे जबान क्या ही चला रहा, अगर दम है तो हाथ पैर चला के दिखा। फैंगहान की बातों से उस लड़की को बहुत हंसी आ रही थी। इनफैक्ट बाकी के सर्वेंट भी वांग का मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए वांग अपने एक सर्वेंट को उसे मारने के लिए भेज देता है। मगर फैंगहान ने उस बंदे की हर एक मूव से बचते हुए उसकी तगड़ी धुलाई करना शुरू कर दी, जिसके बाद फैंगहान ने उसे इतनी लातें मारी थी जिससे वो बंदा बेहोशी हो जाता है। वांग की तो ये सब देख कर ही फट जाती है। साथ ही वो लड़की भी फैंगहान से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। अब वांग खुद ही उस पर हमला करने चला जाता है, मगर फैंगहान ने तुरंत ही उसे दबोच कर हवा में उठा लिया था। वांग कहता है कभी नहीं छोड़ दे मुझे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ उठाए, भूल गया अपनी औकात, तू एक गुलाम का बेटा है, तेरा बाप एक गुलाम था और तू भी जिंदगी भर गुलाम ही रहेगा। अपने फादर की बेइज्जती फैंगहान से बर्दाश्त नहीं होती, तो वांग को गुस्से में पटक देता है। अब वांग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर फैंगहान ने उसके सिर पर ही पाँव रख दिया। साथ ही वहाँ पर किसी भी सर्वेंट में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वांग की मदद कर पाए। जिसके बाद वो वांग को गुस्से में बताता है कि मेरे फादर ने मुझे बताया था कि अगर तुम कोई भिखारी बनते हो तो भी चल जाएगा, लेकिन कभी किसी का गुलाम मत बनना। और अब वो वांग को बहुत दूर फेंक देता है। सभी लोग फैंगहान की पावर्स को देखकर चौंक गए थे। जिसके बाद फैंगहान वांग को उठाकर सबसे कहता है कि आइंदा से मुझे परेशान करने से पहले जरा इस दिन को याद करना, अगर इसके बावजूद भी कोई मुझसे पंगा लेता है तो फिर उसकी हालत वांग से भी बुरी हो जाएगी। मगर कुछ सर्वेंट तो अभी भी बाज नहीं आते, तो फैंगहान उन्हें बताता है कि मेरे साथ फाइट करने से पहले एक बात याद रखो कि मैं डिवाइन पावर स्टेज पर पहुंच चुका हूँ, जिस वजह से तुम्हारी तगड़ी मार खाने की आशंका है। ये सुन के वो लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। अब उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगने लगते हैं। फैंगहान उनसे कहता है कि आज के बाद तुम सभी मेरे अंडर काम करोगे, हम सब मिलकर स्पिरिट बीस्ट का ख्याल रखेंगे, जिसमें वो लोग भी मान जाते हैं। अभी सभी लोग जीडियन पीक की तरफ रवाना हो चुके थे। अब फैंगहान उस लड़की से कह रहा था कि मिस आप मेरी वजह से मुसीबत में फंसने वाली थी, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मगर वो लड़की तो फैंगहान से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। वो सोचती कि ये बंदा तो बहुत नोबल है। वो कहती शायद तुम्हारा नाम फैंगहान है, तुम ज्यादा पावरफुल नहीं हो लेकिन तुम्हारी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है। अब फैंगहान उससे उसका नाम पूछ रहा था, तो लड़की उसे बताती है कि मेरा नाम है प्रिंसेस होंगी, मैं यहाँ पर एनलाइटनमेंट हासिल करने आई हूँ। ये सुनकर फैंगहान तो बहुत ज्यादा चौंक गया था। वो कहता अरे बाप रे, आप तो एक राजकुमारी हो, मगर आपके सर्वेंट और कैरेज कहाँ पर है? तो होंगी कहती कि हर प्रिंसेस को सर्वेंट और कैरेज इसकी जरूरत नहीं होती, मुझे उस सब तामझाम पसंद नहीं है। और देखा जाए तो यूहा सेक्ट में सभी डिसाइपल ग्रेट फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं भी यहाँ पर ऑर्डिनरी हूँ। जिसके बाद वो कहती कि स्पिरिट बीस्ट टोकन को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें अपना खून इस पर लगाना होगा और इसी से ही क्रेन परिंदे तुम्हारे ऑर्डर्स को मानेंगे, समझ गई तुम? तो फैंगहान तुरंत ही उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। वो उससे पूछ रहा था कि मिस होंगी मुझे एक बात बताए, क्या ये टोकन बहुत ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है? तो होंगी उसे बताने लगती है कि अरे ये टोकन तो एक लोअर रैंक के टैलिस्मान से भी ज्यादा कम क्वालिटी का है। दरअसल टैलिस्मान को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो कि है मैजिक, मिस्टिकल, वैल्यूएबल, टाओइस्ट और फेरी। और हाँ एक बात और याद रखो, अगर तुम किसी भी फ्लाइंग स्वॉर्ड के सामने आ गए तो समझ लो एक ही झटके में तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। तो फैंगहान उसकी नसीहत के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। ओके तेरे कोई बात नहीं मेरे दोस्त, वैसे तुम्हारी मास्टर किंग शुई बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसने तुम्हारे लिए कई सारे लोगों को मार दिया, जिस वजह से तुम्हारे यहाँ पर कई सारे दुश्मन बन चुके होंगे, तो तुम अपना पूरा ख्याल रखना। जिसके बाद होंगी वहाँ से चली जाती है। फैंगहान को तो काफी चीयरफुल लगती है। जिसके बाद हमें जीडियन पीक के खूबसूरत पहाड़ दिखाए जाते हैं। फैंगहान वहाँ के स्पिरिट बीस्ट बान में पहुँच चुका था। वहाँ पर एक बहुत ही विशाल पेड़ था, जिसकी खूबसूरती देखकर ही फैंगहान हैरान हो जाता है। अब उस पेड़ पर कई सारे क्रेन परिंदे भी थे। उनमें से एक परिंदा फैंगहान के पास आ जाता है। वो उसे गौर से देख रहा था, तो फैंगहान तुरंत ही अपना टोकन बाहर निकालकर उस पे अपना खून लगा देता है, जिससे वो टोकन एक्टिवेट हो जाता है। और फिर अचानक से फैंगहान को उस परिंदे की भाषा समझने लगती है। वो क्रेन उससे कह रही थी कि ओए लड़के जल्दी से बांध का नेट ओपन कर, मुझे सैर करने बाहर जाना है। मगर फैंगहान तो इधर उधर देख रहा था, इसलिए वो कहती कि बेवकूफ मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। तो फैंगहान समझ जाता है कि टोकन की वजह से वो भी इन परिंदों से कांटेक्ट भी कर सकता है। वो कहते हैं चलो मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा, मगर बदले में मुझे तुम्हारी सवारी करनी है। जिस पर वो क्रेन कह रही थी कि पहले तुम मुझे हर रोज खाना खिलाओ, मेरा
मेरा पूरा ख्याल रखो, उसके बाद मैं इस बारे में सोचूंगी। तो फैंग हान उससे कहता है कि मैं अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखूंगा और फिर भी अगर तुम्हें कोई शिकायत हो तो बेझिझक मुझे बता देना। जिस पर ओक्रेन कह रही थी कि चलो जल्दी से यहाँ का नेट ओपन करो, मुझे वॉक पर जाना है। फैंग हान तो सोच में ही पड़ गया था कि इसके पास विंग्स हो के भी ये वॉक के लिए क्यों जा रही है, मगर फिर भी वो वहाँ का नेट ओपन कर देता है। ये देखकर तो ओक्रेन कह रही थी कि तुम तो बहुत अच्छे हो, शायद मैं तुम्हें एक राइड दूंगी। जिस पर फैंग हान कह रहा था कि मुझे ना बादलों के बीच ले जाना, वहाँ जाने का मेरा बहुत मन करता है। तो कहते अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रहे हो, देखो ये सब मेरे मूड पर डिपेंड करता है। जिसके बाद ओक्रेन फ्लाई करते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर फैंग हान भी समझ गया था कि इन परिंदों को संभालना इतना आसान काम बिल्कुल नहीं है। और तभी उसके माइंड में एक बात आती है। वो कह रहा था कि मेरे पास डॉर्मेंट ड्रैगन पिक्चर है, अगर मैं उस पर भी ब्लड सैक्रिफाइस करूँ तो शायद उसका सीक्रेट समझ जाऊंगा। जिसके बाद वो डॉर्मेंट ड्रैगन पिक्चर को बाहर निकाल लेता है। वो उस पर ब्लड लगाने ही वाला था कि तभी उसे फील होता है कि अगर यहाँ उसे किसी ने देख लिया तो बुरा फंस जाएगा। इसलिए फैंग हान सब्र से काम लेते हुए उस बुक को वापस रख देता है। इधर सीनियर जिन सीनियर हुआ से मिलने गया था। वो कहता है सीनियर मेरे ख्याल से ड्रैगन पिक्चर किंग शुई के पास है, क्योंकि हाई चांग चोरी करके उसी के इलाके में गया था। मेरे ख्याल से किंग शुई ने उसे खत्म करके वो ट्रेजर हासिल किया है। जिस पर सीनियर हुआ कहते कि ये तो बस तुम्हारा अंदाजा है, 1 महीना बीत चुका है मगर तुम इतनी ही खबर लेके आए। तो जिन कहते हैं सीनियर प्लीज नाराज मत होना, देखिए आज सुबह ही मैंने मेरे 8 इनर डिसाइपल को खो दिया। मैंने उन्हें फैंग किंग शुई को ग्रीट करने भेजा था मगर उसने उन सबको खत्म कर दिया। सीनियर उसने हमारे सिक के रूल्स को ब्रेक किया है, उसके पास वो ट्रेजर है, इसी वजह से उसने इतनी बदतमीजी की। जिस पर सीनियर हुआ कह रहे थे कि जहाँ तक मुझे पता है तुमने फाइट की शुरुआत की, खैर कोई नहीं, इस बार तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है तो मैं तुम्हें कुछ मेरे डिसाइपल दे दूंगा। लेकिन जिन शिताई चाहता था कि हुआ किंग शुई को पनिश करे, मगर ऐसा नहीं होता। हुआ उसे दफा होने के लिए बताकर वहाँ से गायब हो जाती है। वही दूसरी तरफ फैंग हान अपने सर्वेंट को बाड़े को क्लीन करने के लिए बता रहा था कि तभी वहाँ पर क्रेन फेरी आ जाती है। वो आते ही फैंग हान से कहती कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो फैंग हान अपने सर्वेंट को वहाँ से जाने के लिए बताकर क्रेन फेरी से कहता है कि थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें एलिक्सर खिला दिया था, तो फिर इतनी जल्दी तुम्हें भूख कैसे लग गई। जिस पर क्रेन कह रही थी कि अरे वो भी क्या खाने की चीज है, मुझे तो एलिक्सर भी परिंदों जैसे ही बेकार लगते हैं। फैंग हान को तो उसकी बातों से काफी हंसी आ रही थी। वो कह रहा था कि तुम तो एक परिंदा होकर भी परिंदों को बदनाम कर रही हो, ये तो बिल्कुल गलत बात है। चलो अब मुझे बताओ कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या खाना है। तो क्रेन तुरंत ही उसे बताने लगती है कि मेरे लिए मस्त भुने हुए खरगोश और कबूतर लेके आओ, और हाँ उसमें थोड़ा नमक और मिर्च ज्यादा डालना। वो क्या है ना, मुझे चटपटा खाना बहुत ज्यादा पसंद है, अगर तुम ऐसा खाना लेके आते हो तो फिर तो मेरे मजे हो जाएंगे। खाने की बातें करके उसके मुँह से पानी आ रहा था तो उसका सलाइवा जमीन पर टपकने लगता है। फैंग हान सोच रहा था कि अरे ये तो बहुत कीमती मेडिसिन है, मगर अब सोची सारा जमीन पर गिर के वेस्ट हो गया। जिसके बाद वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम मुझे अपने साथ पहाड़ों में ले चलो, मैं वहीं पर शिकार करके तुम्हारे लिए खाना पकाऊंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें मेरे हाथ का चटपटा खाना बहुत पसंद आएगा। ये सब सुन के तो क्रेन के मुंह में और ज्यादा पानी आ रहा था, जिसे फैंग हान अपने गोद में कलेक्ट कर लेता है। उसने पूरी बोतल फुल कर ली थी। वो क्रेन उसे बता रही थी कि देखो फ्लाइंग करना इतना आसान काम नहीं होता, तुम मेरे फेदर्स को कस के पकड़ना, अगर गिर गई तो रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। ये सुन के तो फैंग हान सीधा उस पर कूद गया था और अब फैंग हान की हवाई यात्रा शुरू हो जाती है, मगर उसका गोड वहीं पर नीचे गिर गया था। फैंग हान फ्लाई करके बहुत ज्यादा खुश था और पहाड़ों की खूबसूरती देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो आसमान में जाकर कह रहा था कि एक दिन मैं अवतार रेल में जरूर जाऊंगा और फिर मैं आसमान की सैर भी करूंगा। अब ये लोग फ्लाई करते हुए जीडियन पिक से बहुत दूर आ जाते हैं। फैंग हान क्रेन को रुकने के लिए कह रहा था, जिस पर वो कहती कि अरे डरो नहीं, मैं 2 घंटों में हजारों मील फ्लाई कर सकती हूँ, बस मुझे एक बार मेरे विंग्स को फ्लैप करना होगा। तो फैंग हान कहता है ओके चलो अब तुम ही देखो कि कब वापस जाना है। ये सुन के तो सीधे फैंग हान को नीचे गिरा देती है। बेचारा फैंग हान चिल्लाते हुए नीचे गिरा था, मगर समय रहते क्रेन उसे दोबारा से कैच कर लेती है। फैंग हान उससे कह रहा था कि मेरी जान प्लीज ऐसा दोबारा से मत करना, मगर वो कहाँ ही उसकी सुनने वाली थी। अब उसे गोल गोल घुमाते हुए सैर के मजे देने लगती है, मगर टाइम पास करते हुए ये लोग सेक से बहुत दूर आ जाते हैं। क्रेन कह रही थी कि यहाँ हमें नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ आना अलाउड नहीं, इसीलिए ये लोग वापस मुड़ जाते हैं। मगर तब तक डीमन सेक के एक बंदे ने उन्हें देख लिया था। वो कह रहा था अभी अभी तो आए हो, ऐसे थोड़ी न जाने दूंगा। जिसके बाद उन्हें अपनी पावर्स का यूज करके पकड़ने की कोशिश करने लगता है। ये दोनों तो बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे, मगर उस डिमोनिक फ्यून से क्रेन और फैंग हान को चक्कर आने लगते हैं। अब उस बंदे ने इन लोगों पर जानलेवा हमला कर ही दिया था, लेकिन उसी वक्त फैंग हान का ड्रैगन पिक्चर अचानक से ग्लो हो जाता है। दरअसल वो ड्रैगन पिक्चर एक्टिवेट हो गया था। अब थोड़ी देर बाद ये लोग जीडियन पिक के इलाके में आ जाते हैं। क्रेन
फैंग हान को बता रही थी कि पूरा इलाका यूहुआ माउंटेन के अंडर आता है, मगर वो डीमन हमारे एरिया में घुस गया। अब मुझे इसकी रिपोर्ट लॉ इन्फोर्समेंट को देनी पड़ेगी। मगर फैंग हान उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो आते ही किसी की नजरों में हाईलाइट नहीं होना चाहता था। वो क्रेन से कहता है कि मुझे तुम्हारी राइड करने की परमिशन नहीं है, तो अगर तुमने उस डीमन की शिकायत की तो मैं फंस जाऊंगा। इसलिए क्रेन भी उसकी बात मान जाती है। इधर फैंग हान को फील हो रहा था कि वो डिमोनिक फ्यूम उसे जानी पहचानी लग रही है। वही दूसरी तरफ जिन उसी डीमन सेक के बंदे से मिलने आया था जिसने थोड़ी देर पहले इन लोगों पर अटैक किया था। उस बंदे का नाम था मॉलिन। जिन उससे कहते हैं मॉलिन तुम्हारी डिमोनिक फ्यूम बहुत पावरफुल है, लेकिन फिर भी मैं उसे चेक करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो अपनी ग्रीन फ्लेम से उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था शायद तुम अभी तक अवतार रेल में नहीं पहुँच पाए, इसलिए तुम इवल गॉड के पावर का यूज कर रहे हो। जिस पर मॉलिन कह रहा था कि बस थोड़े टाइम की बात है, उसके बाद तो मैं अवतार रेल में पहुँच जाऊंगा। मगर तुम तो अभी भी फिजिकल रेल में ही हो। अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें 5 साल पहले इमॉर्टलिटी एलिक्सर नहीं खिलाया होता तो तुम कभी भी अवतार रेल तक नहीं पहुँच पाते। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर पावरफुल अटैक कर देते हैं और इस अटैक में जिन हार गया था। वो मॉलिन से माफी मांगते हुए कह रहा था कि मैंने तुम्हें यहाँ पर मिलने बुलाया था, ना कि झगड़े करने। तो मॉलिन उससे पूछने लगता है कि बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। जिन कहता है कि तुम्हारा इवल गॉड बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो क्यों ना तुम फैंग किंग शुई के साथ फाइट करो। मॉलिन ये सुन के तो बहुत भड़क गया था। वो कहता है कि तुमने ये फालतू बात बताने के लिए मुझे इतनी दूर बुलाया, तुम्हें पता है ना यहाँ आना अलाउड नहीं। वो कहता है देखो 9 ओपनिंग गोल्डन एलिक्सर और डॉर्मेंट ड्रैगन पिक्चर उसी के पास है। वही आखिरी पर्सन है जिसने बाय हाई चन के साथ फाइट की थी और इसी वजह से मैंने इतनी बड़ी रिस्क उठाकर तुम्हें यहाँ बुलाया। वैसे तो तुम यहाँ पाव भी नहीं रख सकते। खैर ये सब छोड़ो, अगर तुमने किंग शुई के साथ फाइट की तो 9 ओपनिंग गोल्डन एलिक्सर तुम्हारा हो जाएगा। उससे तो तुम अवतार रेल में बड़े आराम से पहुँच पाओगे। तो मॉलिन भी इस काम के लिए मान जाता है। इधर होंगी देखती कि फैंग हान तो क्रेन की सवारी कर रहा है, तो भी उससे मिलने जाने लगती है। वहीं पर फैंग हान क्रेन से उतर गया था। वो देखता है कि इवल फ्यूम का उसकी बॉडी पर कोई असर नहीं हुआ, यानी कि डॉर्मेंट ड्रैगन पिक्चर ने उसे प्रोटेक्ट किया था। तब तक होंगी भी चुपके से वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन इस बात की खबर फैंग हान को बिल्कुल नहीं थी। वो तो बस उस ड्रैगन पिक्चर को देखना चाहता था और तभी उसे उस पर इवल फ्यूम नजर आने लगती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये पिक्चर टैलिस्मान को कलेक्ट करती है। शायद यही इस ड्रैगन पिक्चर का सीक्रेट होगा। वो कहता है वेल अभी तक तो मुझे क्लियरली पता नहीं, मगर इसी ने मेरी जान बचाई है। और तभी होंगी उसे आवाज देती है। फैंग हान तो उसे वहाँ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। उससे पूछ रहा था कि मिस आप कब आई। तो कहती अरे मुझे आए तो काफी समय हो गया। वो क्या है ना, फिलहाल तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो, इसलिए तुम्हें मेरे आने की खबर नहीं लगी। वैसे मुझे तुम काफी नर्वस लग रहे हो, कहीं तुम्हारे कपड़ों के पीछे कोई सीक्रेट तो नहीं है। तो डरते हुए उससे कहने लगता है कि मिस मैं बचपन से ही फैंग फैमिली के साथ रहा हूँ और आज तक मुझे किसी ने भी ऐसे बिना कपड़ों के नहीं देखा था। ये सुनकर तो होंगी की हंसी छूट जाती है। वो कहती अरे तुम तो लड़कियों जैसे शर्माते हो, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं तुम पर जबरदस्ती करूंगी। देखो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली और मुझे तुम्हें नेकेड देखने में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं। बस मुझे इतना पता चल गया है कि तुम ज्यादा पावरफुल नहीं हो, शायद मुझे ही तुम्हें अब प्रोटेक्ट करना होगा। ये सुन के फैंग हान कहता है कि देखो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोई लोड नहीं, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। वैसे आप यहाँ पर क्या करने आई थी। जिस पर वह बताती है कि मैंने तो तुम्हें क्रेन की राइड करते हुए देख लिया, इसलिए मैं यहाँ चली आई। वैसे मैं आउटर डिसाइपल के लिए एग्जाम देने वाली हूँ, अगर मैं उसमें सिलेक्ट हो गई फिर तो मेरे पास तुम्हारे साथ बात करने का भी वक्त नहीं रहेगा। तो चलो आज मेरे पास टाइम है तो मैं चेक करती हूँ कि तुम्हें परेशान करना आसान है या फिर डिफिकल्ट। जिस पर फैंग हान कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, अब मैं पहले जैसा कमजोर नहीं कि कोई भी आए और मुझे परेशान करे। ये सुन के तो होंगी को हंसी आ रही थी। वो कहती फिर तो ये देखना ही पड़ेगा कि तुम मुझे कैसे रोकते हो। जिस पर वो कहते प्रिंसेस प्लीज ऐसा मत करो, देखो मैं आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकता। मगर होंगी उसे अपनी सोर्ड से हिट करते हुए कह रही थी कि कभी भी अपने ओपोनेंट को कमजोर मत समझो, ना ही उन्हें हल्के में लो, नहीं तो तुम्हें इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिसके बाद इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। फैंग हान होंगी पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो यहाँ से वहाँ जंप करते हुए उसके अटैक से बचती जाती है। इनफैक्ट वही उस पर हमला कर रही थी। अब इन दोनों में ऐसे ही फाइट चलने लगती है। फैंग हान कहता है कि बाप रे ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, तो तुरंत ही वहाँ से भागते हुए जाकर एक पेड़ पर छुप जाता है। इधर होंगी उसे ढूंढते वहीं पर पहुँच चुकी थी। उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर होंगी ने ही उसे दूर फेंक दिया था। जिसके बाद उसे एक और बार पुश करती है। इस बार तो सीधा पहाड़ से नीचे ही गिरने वाला था, मगर होंगी अपनी सोर्ड की मदद से उसे बचा लेती है। मगर होंगी उसे अभी भी ऊपर नहीं आने दे रही थी। वो कह रही थी फैंग हान तुम्हारी मूव्स काफी अच्छी है, मगर तुम उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। तो डरते हुए कह रहा था कि प्रिंसेस तारीफ बाद में कर लेना, पहले मुझे इस क्लिप से ऊपर निकालो, नहीं तो मेरा गेम ओवर हो जाएगा। तो तुरंत ही उसे क्लिप से पुल कर लेती
होती है। फैंगहान कह रहा था कि प्रिंसेस आपकी मूव्स तो काफी फास्ट है, इसलिए मैं हार कबूल करता हूँ। जिस पर होंगी कह रही थी कि फिलहाल तुम्हारे पास जो पावर्स है उससे ऑर्डिनरी लोग तो तुम्हें तंग नहीं कर सकते, मगर तुम मेरी जितने स्ट्रांग नहीं हो, इसलिए बाकी के आउटर डिसाइपल्स तुम्हें जरूर से परेशान करेंगे। तो कहता है कि आउटर डिसाइपल नॉर्मल थोड़ी ना होंगे, वो तो बहुत स्ट्रांग होंगे। तो उसके सिर पे हिट करते हुए कहती कि कभी खुद को किसी से कम मत समझना। अगर मेरी बात की जाए तो मैंने अभी तक एग्जाम पास नहीं की। जिस पर फैंगहान कह रहा था कि एटलीस्ट आपके पास ही मौका तो है, मुझे तो ये चांस भी कभी नहीं मिलेगा। तो होंगी कहती अगर तुम्हें मौका मिला भी तो भी तुम्हारे फिलहाल के पावर्स के साथ तुम कभी भी एग्जाम पास नहीं करोगे, और अगर गलती से तुम आउटर डिसाइपल बन भी गए तो भी इनर डिसाइपल तुम्हारे ऊपर होंगे, और इनर डिसाइपल के ऊपर होते हैं ऑथेंटिक डिसाइपल। देखा जाए तो ये सफर बहुत लंबा है। इतना ही नहीं, ऑथेंटिक डिसाइपल में भी कई सारी ग्रेड्स है। तुम्हारी मास्टर किंगशु भी एक नई बनी ऑथेंटिक डिसाइपल है, उसे एक सीनियर ऑथेंटिक डिसाइपल बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो फैंगहान कह रहा था कि शायद सीनियर जिन मेरी मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल होगा। जिस पर होंगी कहती कह रहे उस बेवकूफ का तो नाम ही मत लो, मैंने सुना है कि उसे जबरदस्ती एक ऑथेंटिक डिसाइपल बनाया गया है, उसके बाप ने उसे एलिक्सर खिला दिया था। तो अगर सीनियर ऑथेंटिक डिसाइपल की बात की जाए तो उसमें आती है सीनियर हुआ तियांडू। सीनियर हुआ तो एक ही हाथ में 100 लोगों को मार सकते हैं, मगर फैंगहान को हुआ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो होंगी उसे बताती है कि सीनियर हुआ यू हुआ सेक के सबसे ऊंचे पिक पर रहते हैं, और उस पिक का नाम भी तियांडू ही रखा गया है। अगर मैं यू हुआ सेक की डिसाइपल बन गई तो मैं तियांडू पिक पर जाके उनसे मिल सकती हूँ। जिस पर फैंगहान कह रहा था कि शायद मैं वहाँ पर कभी भी नहीं जा पाऊंगा। तो होंगी उसे समझाती है कि इंसानों की सबसे बड़ी गलती कमजोर होना नहीं है, बल्कि वो सपने ही नहीं देखते। अगर एक पक्का इरादा कर लो तो उसे अचीव होने तक चैन की सांस भी नहीं लेनी चाहिए, मगर तुम तो कोशिश करने से पहले ही हार मान चुके हो, तो भला इस रवैये से तुम क्या ही अचीव कर पाओगे। ये सब सुनकर फैंगहान होंगी का शुक्रिया अदा कर रहा था। वो कहते सीनियर आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, अब मैं कड़ी मेहनत करके खुद को इम्प्रूव करूंगा। जिस पर वो कहती शाबाश, ये हुई ना बात, अब तो तुमने फिजिकल रेल में पहुंचने पर फोकस करना चाहिए। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है और तुम्हें तो सिखाने वाला भी कोई नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन तुम जरूर से युवा सेक के डिसाइपल बनोगे। वैसे भी तुम बहुत टैलेंटेड हो, तो मार्शल आर्ट्स की बुक पढ़कर तुम आगे जा सकते हो। जिस पर फैंगहान कह रहा था कि प्रिंसेस मैं कभी भी कोशिश करना बंद नहीं करूंगा, मुझे भी यहाँ का डिसाइपल बनना है। अब अगले ही दिन वो कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। वो कह रहा था कि ड्रैगन पिक्चर में कोई ना कोई ट्रिक्स जरूर होगी, मगर मेरे पास इतना नॉलेज नहीं जो उन्हें समझ पाऊँ। खैर कोई नहीं, मुझे बस मेरी पावर्स को बढ़ाना होगा, तभी जाके मैं कुछ रास्ता निकाल सकता हूँ। वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि मेरे पास पावर्स तो बहुत है, मगर मेरी स्पीड काफी कम है। अगर मैं अटैक करने मेरे ओपोनेंट के पास ही नहीं पहुँच पाया तो इस पावर का कोई फायदा नहीं। जिसके बाद वो तालाब में जाकर प्रैक्टिस करता है। उसे कुछ भी करके अपनी स्पीड को बढ़ाना था। इस जर्नी में उसे कई सारे चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ता है, मगर फैंगहान हार नहीं मानता और धीरे धीरे करके उसकी स्पीड बढ़ रही थी। और अब स्पीड बढ़ाने के चक्कर में उसकी पावर्स इतनी बढ़ जाती है कि वो फिजिकल रेल्म की छठी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसे परिंदों की हरकतें, हवा का रुख और किसी के आने का एहसास तुरंत ही महसूस हो रहा था, यानी कि उसके सेंसेस अब बहुत ज्यादा शार्प हो गए थे। और फिर एक दिन किंगशुई उससे मिलने आती है। वो कह रही थी कि तुम फिजिकल रेल्म की छठी लेवल यानी ब्रीथ लेवल पर पहुंच गए हो। यकीन मानो मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। किंगशुई के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर फैंगहान की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है। वो कह रही थी कि तुम स्पिरिट बीस्ट का ख्याल रखवा कर तुम्हारा टैलेंट वेस्ट होगा, इससे अच्छा तुम एक आउटर डिसाइपल बन जाओ। ये सुन के तो फैंगहान बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वो कह रहा था मिस मुझे नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगा। जिस पर किंगशुई कह रही थी कि तुमने खुद के दम पर छठी लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है, तो तुम एक डिसाइपल भी बन सकते हो। वैसे भी ये दुनिया ताकत पर फोकस करती है, ना कि तुम कौन हो इस पर। युवा सेक्ट को डाली, डाशु और न जाने कितनी सारी डायनेस्टीज हर साल ट्रिब्यूट करने आती है। ये उनका फेथ नहीं बल्कि युवा सेक्ट की ताकत है जो उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। तुम मेरे फैमिली के मेंबर हो तो हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हारी ताकत ही तुम्हारा नाम बनाएगी। बस पावरफुल बनना ही तुम्हें इस गुलामी से बचा सकता है। और अब किंगशुई वहाँ से जाते ही उसे एक कार्ड दे देती है। दरअसल ये एक रेफरेंस कार्ड था जिसे दिखाकर फैंगहान आउटर डिसाइपल के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकता था। इससे फैंगहान बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो अपने मास्टर हाई चांद से कह रहा था कि मास्टर आपने तो मुझे बहुत बड़ी कश्मकश में डाल दिया, मुझे नहीं लगता कि मैं इन्हें कभी मार पाऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।